वो वास्तव में है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। कहां से संबंधित है? इस सिंधु घाटी सभ्यता से, मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन। किससे? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहां से हमने लगभग अभी तक 50 प्रश्नों से अधिक सॉल्व कर लिए हैं और मुझे लगता है कि कुछ विशेष प्रश्न अभी भी बचे हैं जिन्हें सॉल्व कराना आवश्यक है, तो उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जल्दी से जल्दी आप सभी लोग जुड़ने का प्रयास कीजिए। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला। तो आज के हमारे सेशन का जो पहला प्रश्न है, इसे ध्यान से पढ़िएगा, फिर आप सभी लोग उत्तर दीजिएगा। ध्यान से पढ़िए। डॉली, सरोज और शशि, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। जल्दी से एक बार आप सभी लोग लिंक को शेयर कीजिए। हड़प्पीय नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण निम्नलिखित में से क्या है? जरा ध्यान से देखिए। विशाल आकार, विशाल इमारतें, योजनाबद्ध विन्यास या चौड़ी सड़कें, क्या हैं? आप सभी लोग सोचकर एक बार जल्दी से उत्तर दीजिए। ठीक, जल्दी से आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। हड़प्पीय नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण निम्नलिखित में से क्या है? विशाल आकार, विशाल इमारतें, योजनाबद्ध विन्यास या चौड़ी सड़कें। जल्दी से बताइए। जल्दी से आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। क्या हुआ भाई? ये इमोजी हंसी वाली आ रही है। जल्दी से बताइए आप सभी लोग, प्रश्न क्या आने वाला है जल्दी से। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए, वास्तव में हड़प्पीय नगर जो है इसके सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षणों में जब देखा जाएगा तो इनका योजनाबद्ध विन्यास है। इनका योजनाबद्ध विन्यास है। इस नगर को अगर देखा जाए तो हर जगह योजनाबद्ध तरीके से अलग अलग नगर जो भी बसे वो योजनाबद्ध तरीके से देखने के लिए मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, बहुत अच्छा। तो योजनाबद्ध अपने सड़कों के लिए ही ये विशेष रूप से जाना जाता है। सॉरी, योजनाबद्ध विन्यास के लिए, मैंने सड़क कह दिया, योजनाबद्ध विन्यास के लिए यह देखा जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? हड़प्पाई नगर किस आकार के खंडों में विभाजित थे? जरा ध्यान दीजिएगा। हड़प्पाई नगर किस आकार के खंडों में विभाजित थे? जल्दी से आप सभी लोग बताइए। हड़प्पाई नगर किस आकार के खंडों में विभाजित थे? वर्गाकार, आयताकार, वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार? बताएं कैसे थे? वर्गाकार, आयताकार, वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार? हड़प्पाई नगर किस आकार के खंडों में विभाजित थे? ध्यान दीजिएगा, किस आकार के खंडों में विभाजित थे? वर्गाकार थे, आयताकार थे, वृत्ताकार थे या फिर अर्धवृत्ताकार थे? समझने का प्रयास कीजिएगा, समझ के तब उत्तर देने का प्रयास कीजिए। जल्दी से क्या आ रहा है? नहीं भाई, वृत्ताकार तो नहीं होगा, कतई वृत्ताकार नहीं होगा। जरा ध्यान दीजिए, इनके नगरों का विन्यास क्या है? इनके नगरों का विन्यास ये है कि ये नगर, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं। जब समकोण पर काटेंगी तो यहां क्या बन रहा है? यहां बताया गया, यहां ग्रिड पद्धति बन रही है। क्या? ग्रिड पद्धति। और ग्रिड पद्धति का मतलब है कैसा? शतरंज जैसा आकार, शतरंज के बोर्ड जैसा आकार बन रहा है। तो ये हर जगह कैसा काटता है? ये हर जगह, देखिए यहां देखने में लग रहा होगा कि ये क्या बन रहा है। एक तरीके से मैं फिर बना दूं इसे, क्या बन रहा है? यहां वर्गाकार व्यवस्था बन रही है। क्या बन रही है? यहां पर वर्गाकार व्यवस्था बन रही है। इस तरीके से जब आप देखेंगे तो वर्गाकार व्यवस्था यहां पर दिखाई देगी। कैसी? वर्गाकार व्यवस्था। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? वर्गाकार व्यवस्था यहां पर दिखाई देगी। ठीक है, वर्गाकार व्यवस्था यहां पर आपको दिखाई देगी। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न क्या है? हमारा दूसरा प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन प्रणाली की निम्न विशेषताओं में कौन सत्य नहीं है? बड़ा विशेष, बहुत ही विशेष प्रश्न है ये। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन प्रणाली की निम्न विशेषताओं में कौन सत्य नहीं है? ठीक, कौन सत्य नहीं है? तो जरा देखेंगे, पढ़ते हैं क्या लिखा है। सड़कें प्रायः एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, जिससे समस्त शहर शतरंज के बोर्ड की भांति दिखाई देने लगता था। अभी 1 मिनट पहले मैंने आपको बताया। दूसरा दिया गया है, अधिकांश मकान
आग में पकी ईंटों से निर्मित कराए गए थे। अधिकांश मकान आग में पकी ईंटों से निर्मित कराए गए थे। तीसरा है घरों के दरवाजे प्रायः गली की ओर खुलते थे। चौथा है यहाँ के प्रत्येक घरों में अपने अपने कुएं, स्नान घर तथा शौचालय बने हुए थे। अब यहां पर देखना है, पूछ रहा है ये गलत कौन सा है, तो जरा समझिएगा। यहां सत्य कितने हैं पहले इसको देख लेते हैं। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, शतरंज जैसी आकृति थी, बिल्कुल सही है। अधिकांश मकान आग में पकी ईंटों से निर्मित कराए गए थे, यह बात भी बिल्कुल सही है। घरों के दरवाजे प्रायः गली की ओर खुलते थे, यह बात भी सही है। चौथा क्या है, यहां के प्रत्येक घरों में अपने अपने कुएं, स्नान घर तथा शौचालय बने हुए थे। देखो भाई, शौचालय तो डेफिनेट है बना हुआ था, स्नान घर भी लगभग लगभग सभी घरों में था, लेकिन कुएं जो हैं, यही जो कुआं है ये मूल रूप से सभी घरों में नहीं थे। एक अनुपात मिलता है कि प्रति 3 घरों पर एक कुएं थे। कितने? प्रति 3 घर पर, ठीक, प्रति 3 घर पर एक कुआं। तो इसी के कारण ये तथ्य जो है आपका गलत हो रहा है, और आपका सही उत्तर क्या बन रहा है? आपका जो सही उत्तर बन रहा है वो डी बन रहा है। यही कथन सही नहीं है, यही कथन आपका सही नहीं है। ठीक, अब जरा इसे समझने का प्रयास कीजिएगा बढ़िया से, यही कथन आपका सही नहीं है। ठीक, चलिए, क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो एक बार थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, और आप सभी लोग अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर दीजिए भाई। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता में निर्मित होने वाले भवनों की कौन सी विशेषता नहीं थी? फिर यहां समझने का प्रयास कीजिएगा, कौन सी विशेषता नहीं पूछा जा रहा है। 2 पास पास के घरों की दीवारें साझी होती थी, ऊपर की मंजिल में जाने के लिए सीढ़ियां होती थी किंतु खिड़कियां नहीं होती थी। ठीक, कमरों की दीवारों के साथ अलमारियां होती थी। भाई अलगारियां हो गई है यहां, मैं इसे अलमारियां पहले बना दूं। अलगारियां ये कौन शब्द होता है हम समझ नहीं पा रहे हैं। चलिए, अलमारियां, ठीक, अलमारियां होती थी, अब सही हो गया। ठीक, अलमारियां होती थी, और घरों के दरवाजे प्रायः मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। जिसने भी ध्यान से सुना होगा, 1 मिनट पहले की बात जिसने भी ध्यान से सुना होगा वो सही उत्तर दे पाएगा, वो बिल्कुल सही उत्तर हमें दे देगा। ठीक, वो बिल्कुल सही उत्तर हमें तुरंत दे देगा। चलिए, बिल्कुल सही उत्तर हमें तुरंत देने वाला है, जो भी होगा वो हमको बिल्कुल सही उत्तर दे देंगे। ठीक, बिल्कुल ही सही उत्तर दे देंगे। 1 मिनट पहले मैंने आपसे अभी अभी चर्चा की है। तो क्या हो जाएगा? प्रेम वर्मा जी का उत्तर आया है डी, शशि का आया है डी। बिल्कुल बिल्कुल यही उत्तर होगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में दरवाजे प्रायः गली में खुलते थे। कहां? गली में खुलते थे, और मुख्य सड़क की ओर एक स्थान पे सिर्फ मिला है। मुख्य सड़क की ओर सिर्फ लोथल में मिलता है। लोथल के कुछ घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते हुए दिखाई देते हैं, बाकी सब गलियों में, सबके जो घरों के दरवाजे थे वो गलियों में खुलते थे, क्योंकि बाहरी सड़क से आवागमन होता था और उस आवागमन से धूल वगैरह उड़ते थे जो घरों में चले जाते, इस नाते गलियों में दरवाजे खुलते थे। क्या शानदार तकनीक थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की। ठीक, क्या शानदार तकनीक थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की। बहुत अच्छा, इसी तरह आप सभी लोग उत्तर देते रहें। और आपके सामने है अगला प्रश्न। देखिए, यहां कॉमन सेंस लगाने वाली बात है, कॉमन सेंस के प्रश्न हैं, बिल्कुल कॉमन सेंस लगाने वाली बात है। बिल्कुल आप सभी लोगों के लिए कॉमन सेंस लगाने वाली बात है, तो आप सभी लोग जो है जल्दी से जल्दी चलिए अगले प्रश्न को आप सभी लोग देखें। आपका अगला प्रश्न क्या है? आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या मिल रहा है, जरा देखें। अगला प्रश्न यहां है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलन वाली, तंग और टेढ़ी। भाई स्वाभाविक सी बात है कि जिस नगर के लोग इतने बढ़िया तरीके से नगर विन्यास कर रहे हैं, तो क्या उनके यहाँ की नाली की गलियां खराब रहेंगी, फिसलन वाली रहेंगी, गिरने वाली रहेंगी, हड्डी टूट जाए? ऐसी तो कभी नहीं हो सकती।
तो उत्तर दीजिए आप सभी लोग जल्दी से, कैसा होगा भाई? पांचवें प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों से अपेक्षित है, जल्दी बताइए आप सभी लोग, जल्दी बताइए। पांचवें प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग जल्दी से बताइए, क्या होने वाला है? पांचवें प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग जल्दी से बताइए। देखिए यहां तो एकदम सीधा हो जाएगा, चौड़ी और सीधी थी। सड़कें कैसी थी? चौड़ी और सीधी सड़कें थी यहां की, चौड़ी तथा सीधी सड़कें थी यहां की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा की सड़कें एक दूसरे को काटती थीं। हड़प्पा की सड़कें एक दूसरे को काटती थीं, कितने अंश पर? प्रेम वर्मा जी ने ए उत्तर दिया था, बिल्कुल सही भैया। एक मिनट देख लेते हैं, बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही था। हड़प्पा की सड़कें एक दूसरे को काटती थीं 45 अंश के कोण पर, 60 अंश के कोण पर, 75 अंश के कोण पर या 90 अंश के कोण पर? यह भी बड़ा आसान सा सवाल है, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए, जल्दी से आप सभी लोग इसका उत्तर दीजिए, जल्दी से आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। डॉली सरोज 6 का बी आया है। अरे भाई कैसे 6 का बी देवी जी? अभी अभी मैंने बताया कि समकोण पर काटती थी सड़कें, तो समकोण किसको कहा जाता है? 90 अंश के कोण को समकोण कहा जाता है। 90 अंश से कम वाले को क्या कहा जाता है? न्यून कोण कहा जाता है। 90 से अधिक वाले अधिक कोण कहलाते हैं, और 180 अंश का कोण सरल कोण कहलाता है। उसके बाद रिज कोण हो जाते हैं। तो बिल्कुल 90 अंश, डी होगा इसका उत्तर, डी होगा इसका उत्तर, डी होगा इसका उत्तर, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। चलिए वेरी गुड, और लोग उत्तर दीजिए भाई, और लोग भी अपना उत्तर देते रहिए। अगला प्रश्न, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? दुर्ग का मतलब सुरक्षा प्राचीर से मामला है, वो बिल्कुल दुर्गीकरण घेरा जो होता था, वो घेरा किस नगर में नहीं मिला है? तो बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? कालीबंगन था, हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था या चन्हूदड़ो था? इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए। प्रेम वर्मा जी ने लिखा 90, वेरी गुड भैया। जरा इसका भी उत्तर दीजिए, इस प्रश्न का भी उत्तर जरा आप सभी लोग दें। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? एक बार थोड़ा सा हम और शेयर कर दें भाई, एक बार चाहते हैं इसे थोड़ा सा और शेयर कर दें, देखते हैं हमारे कुछ साथी लोग और जुड़ना चाहते हैं, जुड़ जाएं भैया, जल्दी से जुड़िए। चलिए वेरी गुड। हाँ तो अगले प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग दें मुझे जल्दी से आप सभी लोग अगले प्रश्न का उत्तर मुझे दें। देखते हैं कौन सा प्रश्न हो जाएगा भाई, क्या उत्तर होगा इसका। प्रेम वर्मा जी ने एक बार फिर डी उत्तर दिया, बहुत अच्छा प्रेम जी, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। चन्हूदड़ो जो है इसके पास सुरक्षा प्राचीर नहीं था। बिना दुर्ग के एकमात्र नगर कौन सा था? चन्हूदड़ो था। बाकी हड़प्पा का दुर्ग, मोहनजोदड़ो का दुर्ग, कालीबंगन का दुर्ग, अरे भैया कालीबंगन की तो बात छोड़ दीजिए, कालीबंगन दोनों क्षेत्रों में, पश्चिमी टीला पूर्वी टीला दोनों टीलों का द्विभागीकरण था और दुर्गीकरण था। कालीबंगा में तो डबल स्टेप व्यवस्था थी कालीबंगा में, ठीक है प्रेम वर्मा जी, बिल्कुल डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छा, इसी तरह आप सभी लोग उत्तर देते रहें, मुझे बड़ा अच्छा लगा, आप सभी लोग जुड़ रहे हैं और आप सभी लोग फटाफट अपने उत्तर जरूर दें। शशि पाल जी भी जुड़ गई हैं भाई, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए भाई आप लखनऊ से जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम, हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पुरा स्थल है जहां दुर्ग तथा नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं? भैया इस प्रश्न का उत्तर तो हमने आउट कर दिया, इस प्रश्न का उत्तर ही हमने आउट कर दिया। अब बताएं, यह प्रश्न तो मैंने आप सभी लोगों के अभी जस्ट 1 मिनट पहले आप सभी लोगों के सामने रख दिया। तो क्या है, हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पुरा स्थल है जहां दुर्ग तथा नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं? मींस पश्चिमी टीला, मान लिया एक टीला है, ये एक दुर्ग, ये भी घिरा है, और एक पूर्वी टीला है, ये भी घिरा है। सामान्य रूप से क्या देखने के लिए मिलता है,
सामान्य रूप से देखने के लिए मिलता है भैया कि नगर जो होता है ये एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरा है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में एकमात्र नगर ऐसा मिला, एक ऐसा पुरा स्थल मिला जो दोनों तरीके से ढका था। तो ये क्या था? कालीबंगन। कालीबंगन, कालीबंगन का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। यह स्थान कहां है? ये राजस्थान प्रांत के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे है, जिसे सरस्वती या दृश्यवती भी कहा जाता है, जिसके सहायक नदियों में अगर हम देखेंगे तो उन सहायक नदियों में नाम रक्षी, पक्षी, चौतंग, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। हाँ भाई, आपका भी सही था, आपका भी सही था। जितने लोगों का सही है सबका भैया बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ठीक है, तो क्या होगा? कालीबंगन, कालीबंगन का मतलब काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगन से क्या क्या मिल जाता है? जुते हुए खेत का साक्ष्य, सरसों तथा चने के बीज, यहां से एक कपालखंड मिलता है जो किसी शल्य चिकित्सा का प्रमाण देता है, क्योंकि उस कपालखंड में छेद थे, 6 स्थानों पर छेद थे। यहां पर चालाक लोमड़ी वाली कहानी बयां करता हुआ एक दृश्य मिलता है। कुत्ता एक बिल्ली का पीछा कर रहा, उसके बारे में जानकारी मिलती है। कहां से? कालीबंगन से। और कालीबंगन भूकंप के भी साक्ष्य के बारे में चर्चा करता है। कालीबंगन बहुत विशेष अवस्था में एक विशेष शहर, जिसकी खोज अगर देखा जाए तो अमलानंद घोष ने 1952 में किया था। किसने? अमलानंद घोष जी ने 1952 में किया था इसकी खोज। और बीबी लाल तथा बीके थापर साहब ने। किसने? अमलानंद घोष साहब ने। अमलानंद घोष, अमलानंद घोष जी ने क्या किया था? इसकी खोज की थी 1952 में, 1952 में, जबकि इसका उत्खनन प्रोफेसर बीबी लाल, मतलब ब्रजवासी लाल साहब, बीबी लाल साहब एंड बी के थापर साहब ने कराया था। एंड बी के थापर साहब ने कराया था। किसका? कालीबंगन का। ठीक, बहुत अच्छा। इसी तरह आप सभी लोग अपने इन प्रश्नों का उत्तर देते रहें और अपनी तैयारी में एक नया आयाम जोड़ते रहें। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है? कौन सा हड़प्पाई नगर दुर्ग, मध्य नगर और निम्न नगर जैसे 3 भागों में विभाजित था? बहुत बार चर्चा कर चुका हूं, हड़प्पा स्थल का एकमात्र ऐसा स्थल था जो 3 भागों में विभाजित था। उच्च नगर, मध्यम नगर और निम्न नगर या निचला नगर, तीनों भागों में विभाजित था। तो बताइए भैया, उत्तर दीजिए आप सभी लोग जल्दी से। मेरे साथ जुड़ने वाले मेरे सभी अध्येता बंधु, भविष्य के अध्यापक गण और भविष्य के आरओ साहब लोग, खास करके क्या अधिकारी बैच में हम लोग पढ़ा रहे हैं समीक्षा अधिकारी के लिए, और चैप्टर वाइज प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आते हैं ताकि आप सभी लोग उस चैप्टर से आने वाले किसी भी प्रश्न का सही उत्तर दे सकें। चलिए बताइए भैया, प्रेम वर्मा जी ने 9वें का डी उत्तर दिया है। देखते हैं क्या होगा। कौन सा हड़प्पाई नगर दुर्ग, मध्य नगर और निम्न नगर जैसे 3 भागों में विभाजित था? कालीबंगा, लोथल, बनावली या धौलावीरा? अन्य लोगों से भी उत्तर की अपेक्षा है, अन्य लोग भी अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि आप गलती करके सीखते हैं तो वो हमेशा आपके दिमाग में एक बार सेट हो जाता है, फिर कभी दोबारा उससे आप गलती नहीं करेंगे। जल्दी बताइए, अन्य लोगों से भी अपेक्षा है, जल्दी से बताइए भैया। तो इसका उत्तर सीधा सीधा हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा। अब जरा धौलावीरा के बारे में जान लेते हैं कुछ तथ्य। धौलावीरा के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं भाई। क्या है धौलावीरा? भैया धौलावीरा का मतलब होता है धवला, धवल शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है सफेद रंग का कुआं। क्या क्या होता है इसका मतलब? सफेद रंग का कुआं। ठीक, इसका मतलब होता है सफेद रंग का कुआं। सफेद रंग का कुआं कहां है ये भैया? ये नगर कहां है? ये नगर गुजरात के कच्छ के रण में है। कहां है? गुजरात के कच्छ के रण में है। ठीक, गुजरात प्रदेश, कहां? कच्छ का रण। रण का मतलब क्या होता है? दलदली भूमि। कच्छ का रण मतलब दलदली भूमि। यहां पर क्या है? एक मनहर है और एक मनसर है। मनहर एवं मनसर नालों के बीच, मनसर नाले के बीच, नाले के बीच, हालांकि नाला नहीं, अब ये छोटी छोटी नदियां हैं, इसके बीच क्या है? एक द्वीप है जिसका नाम है कादिर द्वीप। क्या नाम है? कादिर द्वीप।
इसी कादिर द्वीप पर बसा है क्या, धौलावीरा। और धौलावीरा अपने उन्नत जल निकासी प्रणाली के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। कच्चे के रंग में है, अच्छा ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। तो क्या है, ये धौलावीरा हो गया। धौलावीरा में क्या मिलता है, उच्च नगर, बीच में मध्यम नगर और नीचे निम्न नगर, मतलब एक स्टेडियम के आकार की व्यवस्था कहां से मिलती है आपको, धौलावीरा से। धौलावीरा से सिंधु घाटी सभ्यता के 10 बड़े अक्षर से युक्त लेख युक्त एक सूचना पट्ट प्राप्त हुआ है। और यहाँ की जो उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, वो दुनिया में कहीं देखने के लिए नहीं मिलती इतनी अच्छी। 16 से अधिक तालाबों की श्रेणी इनके नगर के बाहर मिली, जो वर्षा के जल का संचयन करता था। बहुत ही विशेष व्यवस्था के साथ क्या है, धौलावीरा, ठीक है। और धौलावीरा की खोज अगर देखी जाए तो जेपी जोशी साहब ने किया था, जगपति जोशी साहब ने। और इसका उत्खनन का कार्य रविंद्र सिंह बिष्ट मतलब RS बिष्ट साहब ने 1967 to 68 मतलब 1967 से 68 के बीच में किया था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, इसी तरह उत्तर देते रहें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में पाए गए दुर्ग निम्न में से किसका निवास स्थान था। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में पाए गए दुर्ग निम्न में से किसका निवास स्थान था। पुरोहितों का, दासों का, शासक वर्ग का, या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए इसमें प्रायोरिटी आपको चुननी पड़ेगी। इस प्रश्न में प्रायोरिटी आपको चुननी पड़ेगी। जल्दी से बताइए आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर, जल्दी से बताइए भैया इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग। और मैं एक बार फिर कहूंगा कि जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, कृपया आप सभी लोग कमेंट में जरूर लिखें, प्रश्न का उत्तर जरूर लिखें। बताइए भैया क्या होगा उत्तर। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में पाए गए दुर्ग निम्न में से किसका निवास स्थान था। पुरोहितों का, दासों का, शासक वर्ग का, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हड़प्पा में भी कुछ दुर्ग प्राप्त हुए और मोहनजोदड़ो में भी दुर्ग प्राप्त हुआ। इन दुर्ग में अगर सीधे शब्दों में देखा जाए तो सीधे शब्दों में क्या बताया गया था कि कुछ स्थानों को तो पुरोहित का आवास बताया गया, लेकिन दुर्ग पर जो रहने वाले लोग थे उनका नाम शासक वर्ग के साथ जोड़ा गया। हालांकि शासन तंत्र की प्रणाली में यहां पर किसी राजा का या किसी अन्य व्यक्ति का नाम तो नहीं मिलता, लेकिन ऊपर रहने वाले प्रशासनिक वर्ग के लोग हुआ करते थे। इस कारण हम क्या कहेंगे, दुर्ग में कौन से लोग मिल रहे हैं, शासक वर्ग के लोग हम यहां पर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, शासक वर्ग के लोगों का नाम यहां पर दे सकते हैं। 10वें का सी, वेरी गुड, 10वें का सी, बहुत अच्छा। और शशि ने उत्तर दिया है ए, नहीं भाई ए नहीं होगा, 10वें का सी ही होगा। शासक वर्ग के लोगों का क्रम यहां पर मिलता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए भाई अगले प्रश्न से पहले हमारा ये एडवर्टीजमेंट हमारे नए बैच का, जो न्यू बैच हमारे यहां से चल रहा है, यूपीपीसीएस 2024 में भी जो लोग अपने रुचि रखते हैं वे सभी लोग मात्र 2499 रुपए के एक छोटे से शुल्क में आप सभी लोग यूपीपीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। प्री की तैयारी आरओ के लिए 1999 रुपए मात्र, और एपीएस के लिए भी 1999 रुपए मात्र। इस पर आप सभी लोग दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं 7844997666 इस नंबर पर। और नीचे यहाँ और नंबर दिया है, सेम वही नंबर है, नीचे एक और नंबर आपको मिल रहा है 9369474010। तो इस पर आप सभी लोग कॉल करके अपनी अपनी सीट बुक करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इसी तरह मनोबल बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग नगर के किस दिशा में स्थित है। देखिए इसमें जो प्रश्न बनाने वाला व्यक्ति है, प्रश्न बनाने वाला जो मास्टर है, वो साहित्यिक भाषा का प्रयोग कर रहा है, आपको फंसाने का प्रयोग कर रहा है। अब देखिए क्या है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग नगर के किस दिशा में स्थित था। जरा ध्यान दीजिए, दुर्ग नगर के किस दिशा में स्थित था। अब जरा आप एक प्रयास कीजिए, मान लीजिए हम यहां पर एक वो बना रहे हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। मान लीजिए कि कोई पूर्व में नगर है, ये नगर पूर्व में, मान लिया ये कोई एक नगर है, हमने इसको नगर बना दिया और कह क्या रहा है
कि कालीबंगा में दुर्ग नगर के किस दिशा में था, इन तीनों स्थानों में। तो दुर्ग किस दिशा में था, दुर्ग का मतलब उसका सुरक्षा प्राचीर एक तरीके से घेरा। तो नगर मान लिया पूरब में है, तो अगर उसका दुर्ग होगा, यहां मान लीजिए उसका दुर्ग है, तो सीधी सी बात है, ये दुर्ग के बारे में पूछ रहा है, दुर्ग नगर से किस दिशा में था। तो भैया नगर ये कहां है, नगर तो पूरब में है, लेकिन ये किस दिशा में है, हम नगर के अकॉर्डिंग इसको देखेंगे, तब तो ये पश्चिम दिशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पश्चिम दिशा हो जाएगा। तो उत्तर देने का प्रयास कीजिए आप सभी लोग, किस दिशा में हो जाएगा, किस दिशा में हो जाएगा। तो भैया एकदम स्पष्ट है, ये पश्चिम दिशा में हो जाएगा। कहां होगा, पश्चिम दिशा में आपको दिखाई देगा। ये उत्तर हो जाएगा बी, उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों ने किया था। अपवाह तंत्र की बात की जा रही है यहां पर। अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम क्या है ये भैया, अपवाह तंत्र। ये अपवाह तंत्र कहां मिल रहा है, सबसे पहले इसका विकास कहां हुआ, अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र का विकास किस सभ्यता में सबसे पहले हुआ, मिस्र सभ्यता के लोगों ने किया, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया, चीनी सभ्यता के लोगों ने किया, या फिर मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों ने किया। किसने किया भैया, 12वें का बी उत्तर आ रहा है, बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम इस ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण किया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण सिंधु सभ्यता के लोगों ने ईसा के 2500 साल पहले कर लिया था, उस सभ्यता के द्वारा बनाया गया जो ड्रेनेज सिस्टम था, उस मुकाबले का, उस तरीके का ड्रेनेज सिस्टम 18वीं शताब्दी में लंदन और पेरिस जैसे शहरों में भी नहीं बन सका था। तो इस नाते हमें गर्व करना चाहिए अपने भारतीय संस्कृति और अपने भारतीय सभ्यता पर। हमारी भारतीय सभ्यता कितनी उच्च थी, कितने अपने उत्कर्ष काल में थी, जिसका हम सभी लोग अभी तक पूर्ण रूप से आकलन नहीं कर पाए हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो क्वेश्चन इसी तरह आप सभी लोग उत्तर देते रहिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने क्या किया, सबसे पहले इस ड्रेनेज सिस्टम का विकास किया। अभी कुछ प्रश्न और भी इससे रिलेटेड हैं और भी अच्छे। हड़प्पा सभ्यता के सदृश से जल निकास की व्यवस्था निम्न में से किस एक और जगह पर भी थी। देखिए अभी एक और सभ्यता की बात कर ली गई, किस सभ्यता में ऐसी व्यवस्था और दिखाई देती है, किस सभ्यता में ऐसी व्यवस्था, सिंधु घाटी सभ्यता के सदृश से जल निकास व्यवस्था कहां और दिखाई देती है। प्रेम वर्मा जी ने 12वें का ए दिया था, नहीं भैया 12वें का ए नहीं होगा, 12वें का जो उत्तर है वो बी था, सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के सदृश जल निकास की व्यवस्था एक जगह से थोड़ा सा उसका साक्ष्य मिलता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की नालियां लगभग क्या थी, ढकी हुई थी। क्या थी, नालियां ढकी हुई थी। और ढकी हुई नालियों के ऊपर डिजाइनदार, इस तरीके से आप देखेंगे, इस तरीके से मेहराबदार जो है, जो ईंट टाइप का बना हुआ था ढक्कन, उसको लगाया जाता था। तो इस तरीके के ढक्कन का प्रयोग मिस्र में देखने के लिए मिला। कहां पर, मिस्र में देखने के लिए मिला। तो ड्रेनेज सिस्टम में ऐसी जल निकासी की व्यवस्था मिस्र की सभ्यता में देखने के लिए मिलती है। उत्तर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, मिस्र की सभ्यता में देखने के लिए मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। इसी तरह उत्तर आप सभी लोग देते रहें और अपनी तैयारी में, बिल्कुल अपनी तैयारी को और अच्छा बनाते रहें। मुझे एक बात हमेशा एक व्यक्ति की याद रहती है, और वो व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट कहा करता था, नथिंग इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। क्या कहता था, नथिंग इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, नथिंग इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। ठीक, नथिंग इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। वो कहता था कि असंभव कोई शब्द है तो सिर्फ मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। तो ना आपको मैं मूर्ख कह सकता, और उसके बाद तो आप समझ रहे हैं, आप सभी लोग ज्ञानी ध्यानी अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, तैयारी कर रहे हैं, अधिकारी बनने के लिए लालायित हैं। तो अपनी तैयारी में लगें और खूब मेहनत के साथ अपनी तैयारी करें। पूरी परीक्षा दृष्टि टीम आप सभी लोगों के लिए मेहनत करने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है, अपने योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। तो आप सभी लोग कॉल करके अपने अपने बैचेस को परचेज कीजिए। ठीक,
अशोक शर्मा जी कह रहे हैं आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है सर। अच्छा, एडवोकेट साहब भी, आशुतोष जी भी जुड़ चुके हैं, भैया स्वागत है आपका भी, जय हिंद। अशोक जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाँ, राइटिंग मेरी अच्छी है, ये बात मैं भी जानता हूं। और चूंकि पेंटिंग का भी अपना एक बड़ा शौक है, तो इस नाते मेरी राइटिंग अच्छी हो ही जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा काल की एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन से स्थल से प्राप्त हुई है? देखिए हमारे टाइपिस्ट महोदय ने यहाँ जरा सी गलती कर दी है, इसको हम बड़ा मोटा वाला मात्रा मान लेते हैं, अत्यंत लिखना है, आत्यंत हो गया है ना। और समीक्षा अधिकारी में इस पर तो सबसे विशेष ध्यान देना है। हिंदी का 60 नंबर का पेपर आपको सॉल्व करना है, कोई गलती वहां नहीं होनी चाहिए, वहां कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बताइए भैया, सामने आपके प्रश्न है, जल्दी से बताइए क्या होगा। हड़प्पा काल की एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुई है? धौलावीरा से, लोथल से, कालीबंगा से या आलमगीरपुर से? बताइए भैया, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए भैया। अशोक जी, चलिए अशोक जी बताइए। जहां किसी तरीके का कोई शोक ना हो वो स्थान अशोक है ना, वो अशोक, बहुत अच्छी बात है। बताइए, धौलावीरा है, लोथल है, कालीबंगा है या आलमगीरपुर है? बताइए भैया क्या होगा? 14 का ए उत्तर आ रहा है, धौलावीरा। अभी आपको मैं बताऊं, 1 मिनट से 2 मिनट पहले एक प्रश्न पर मैंने चर्चा की धौलावीरा के बारे में, ठीक है। धौलावीरा के बारे में मैंने आपको बताया कि धौलावीरा में क्या मिल रहा है? विशेष रूप से उन्नत जल व्यवस्था। क्या मिल रहा है? उन्नत जल संचयन व्यवस्था, उन्नत जल संचयन व्यवस्था। ठीक, क्या मिल रहा है? उन्नत जल संचयन व्यवस्था, मतलब वर्षा जल संचयन की व्यवस्था मिल रही है। नगर के बाहर 16 से 17 तालाब मिल रहे हैं और उन तालाब को पाइप से, बिल्कुल नालियों से जोड़ा गया है और पूरा वर्षा का जल जाके वहां सुरक्षित हो रहा है। तो क्या हो गया? धौलावीरा। बिल्कुल सही उत्तर इसका क्या है? धौलावीरा। मनहर और मनसर नालों के बीच कादिर द्वीप पर स्थित, ठीक कच्छ के, गुजरात के कच्छ के रण में। आशुतोष जी ने 14 का ए दिया, अशोक शर्मा ने ए दिया है, शशि ने ए, शशिपाल जी ने ए, सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं, इसी तरह उत्तर देते रहें। हड़प्पा सभ्यता के निवासी अपने भवनों का निर्माण किससे करते थे? प्रेम वर्मा जी ने भी 14 का ये दिया, भैया आपका भी स्वागत है, बिल्कुल सही उत्तर दिया सभी लोगों ने। बताइए, हड़प्पा सभ्यता के निवासी अपने भवनों का निर्माण किससे करते थे? देखिए भाई, मैं थोड़ा सा त्रुटि पकड़ लेने में, ये माहिर कहें या जो भी कहें, लेकिन यहां थे हो गया है, वो गलत है। हर जगह बिंदी नहीं होनी चाहिए। हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसका उच्चारण जैसा होता है, एज इट इज वैसा ही लिखा जाता है। हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है, इसमें उच्च। अच्छा, अशोक शर्मा जी ने उत्तर दिया पक्की ईंट, एडवोकेट साहब ने दिया डी, अशोक जी ने दिया। अच्छा ठीक है भाई, आपने पहले उत्तर दिया, अच्छी बात है। ठीक, सभी लोगों का उत्तर डी आ रहा है। थोड़ा सा एक टेक्निकल इशू हो गया था, आप सभी लोग कहीं जाए मत, बने रहें। प्रश्नों की श्रृंखला आप सभी लोगों के सामने बस आ रही है। कभी कभी कुछ टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं ये, तो चलिए बहुत जल्द ही शुरू हो रहा है, फटाक से हम सभी लोग काम करते हैं। और जल्दी से सर ओपन कीजिए, क्वेश्चन सीरीज पर ले आए। हमारे जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग कहीं जाइए मत, बस 1 मिनट में ये पीसी ऑन हो रहा है और हम सभी लोग जो है प्रश्नों की श्रृंखला पर फिर से चर्चा प्रारंभ कर देंगे। ठीक, 1 मिनट के लिए आप सभी लोग धैर्य बनाए रखें। बस अभी खजाने में बहुत सारे प्रश्न हैं, आपके धैर्य की आवश्यकता है। 1 मिनट बस धैर्य बनाए रखें। कौन सा? ये ना, चलिए बस प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पर
हम देख लेते हैं, अपने 15 नंबर तक चलते हैं जहां पर हमने सॉल्व कर लिया था। तो आप सभी लोगों को सॉरी, ये रहा आपका 15वां प्रश्न जिस पर हम सभी लोग क्या कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। ठीक है, ये रहा हमारा 15वां प्रश्न। तो इसका उत्तर आप सभी लोगों ने हमें दिया था डी। बहुत सही उत्तर था, बिल्कुल सही उत्तर था। आप सभी लोगों ने, जिन लोगों ने डी उत्तर दिया था, सभी लोग बिल्कुल भाई बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल सही उत्तर आप सभी लोगों का था, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन एक चीज ये भी समझने का प्रयास कीजिए, लकड़ियों से, घास फूस से और कच्ची मिट्टी से भी कुछ मकान बने थे, लेकिन अधिकतम मकान किसके थे? पकी ईंटों के मकान थे। अधिकतम मकान किसके थे? पकी ईंटों के मकान थे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग दें, हमारे ज्ञानी ध्यानी साथी और हमारे धैर्यवान बंधु जो लोग जुड़े हैं, आप सभी लोग जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दें। देखिए क्या है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है। अधिकतर निर्माण कच्ची ईंटों से होने के कारण कालीबंगा एक दीनहीन बस्ती प्रतीत होता है। दूसरा है, हड़प्पाई शतरंज व पासे के खेल को जानते थे। क्या है? हड़प्पाई शतरंज व पासे के खेल से क्या थे? संबंधित थे, परिचित थे। हड़प्पाई पासे के खेल से क्या है? परिचित थे। आगे देखेंगे इसके बाद क्या मिल रहा है। इसके बाद क्या है, वहां के निवासियों को ज्यामितीय रूपांकनों का प्रयोग आता था। किसका? ज्यामितीय रूपांकनों का प्रयोग आता था। इसके बाद क्या है, हड़प्पा सभ्यता में मिस्र की भांति अधिकांश भवन का निर्माण धूप में सूखे ईंटों से हुआ है। अभी अभी आप लोगों ने उत्तर दिया है इसके पहले डी, उस पर विचार कर लीजिएगा फिर उत्तर दे दीजिए। अभी अभी आप सभी लोगों ने डी उत्तर दिया है तो इस पर विचार कीजिए। देखिए, अधिकतर निर्माण कच्ची ईंटों से होने के कारण कालीबंगा को एक दीनहीन बस्ती प्रतीत होती है, कहा गया, बिल्कुल सही है। हड़प्पाई शतरंज व पासे के खेल से परिचित थे, यह बात भी बिल्कुल सही है। वहां के निवासियों को ज्यामितीय रूपांकनों का आता था, प्रयोग आता था, यह भी बात बिल्कुल सही है। आप देखेंगे इस तरीके के ऐसे ऐसे चित्र मिले हैं यहां पर। ठीक है, इस तरीके के ऐसे ऐसे चित्र मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में मिस्र की भांति अधिकांश भवन सूखे, धूप में सूखे ईंटों से बने थे। नहीं भैया, यही कथन गलत है और यही आपका बन जाएगा उत्तर। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 16वें प्रश्न का उत्तर क्या है? डी है। ठीक, 16वें प्रश्न का उत्तर डी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भाई। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में अपवाद स्वरूप घरों के दरवाजे गली की ओर न खुलकर मुख्य सड़क की ओर खुला करते थे? भैया इसका भी उत्तर आप सभी लोग दे सकते हैं, इसका भी उत्तर आप सभी लोग दे सकते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने उत्तर आपको बता दिया था, थोड़ी देर पहले मैंने आपका उत्तर बता दिया था, बिल्कुल। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। उत्तर यहां पर आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, उत्तर आने शुरू हो गए हैं। एडवोकेट जी का क्या है? 16वें का डी था, शशि का 16वें का डी था और प्रेम जी का डी था। बिल्कुल सही बात है। अगले प्रश्न का उत्तर हमको लगता है 17वें का। जब भी आप सभी लोग प्रश्न का उत्तर दें, कृपया एक काम कर दें भैया, एक काम जरा सा ये कर दीजिए कि प्रश्न संख्या के साथ उत्तर लिखें, प्रश्न संख्या के साथ उत्तर लिखें। ठीक है, अशोक शर्मा जी और शशि दोनों लोगों ने सी उत्तर दिया है। 17वें का सी, 17वें का सी। भाई अब मुझे गुस्सा लग रहा है, अब मुझे आप लोगों के ऊपर गुस्सा लग रहा है। अभी मैंने आपको कितने नंबर के प्रश्न में बताया था? यहां ले चलता हूं, रुको मैं आपको यहां ले चलता हूं, 1 मिनट, यहां ले चलता हूं। इसके पहले अभी अभी मैंने बताया था, अभी अभी मैंने यहां पर एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था। आप हो सकता है ना समझ पाए हो, लेकिन मैंने बिल्कुल, देखो यहां प्रश्न मिल गया, घरों के दरवाजे प्रायः मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। इस प्रश्न को जरा ध्यान में दीजिए, मैंने क्या बताया था? एकमात्र शहर, एकमात्र स्थान लोथल था, एकमात्र स्थान लोथल था। ठीक, एकमात्र स्थल क्या था? लोथल था। भैया आप सभी लोग कहां चले गए? तो दिमाग लगाने का प्रयास कीजिए, है ना। जब भी प्रश्न आप पढ़िए, मैं एक चीज कहूंगा कि थोड़ा सा आप जो है
अपना दिमाग लगाएंगे तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्या होगा, अपवाद स्वरूप घरों के दरवाजे कहां खोल रहे हैं, लोथल में। व्यापारिक नगर लोथल भी था, लोथल बहुत बड़ा व्यापारिक नगर था, क्योंकि पूरे दुनिया में प्राचीनतम मानव निर्मित और पकी ईंटों की सबसे बड़ी संरचना कहां से प्राप्त हुई है, लोथल से प्राप्त हुई है, 214 गुणे 36 मीटर का। कितना, हाँ अब सही आप सभी लोगों ने उत्तर दिया। 17वें का ए होगा। अरे भाई बी कैसे हो जाएगा, 17वें का ए होगा, 17वें का ए लोथल। चलिए, और ये जो एक स्थान है सुरकोतड़ा, जगपत जोशी साहब ने ढूंढा था, ये सुरकोतड़ा से क्या मिला था, घोड़े के अस्थि अवशेष, घोड़े के अस्थि अवशेष मिले थे यहां से, ठीक है, घोड़े के अस्थि अवशेष। तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का साक्ष्य कहां से मिलता है, वो सुरकोतड़ा से। जानवरों में अगर भैंस का साक्ष्य पूछ ले तो आप लगा दीजिए मोहनजोदड़ो से, मानव के साथ बकरे का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से, सोने का साक्ष्य, चांदी का साक्ष्य, कपास का साक्ष्य, और बर्तन का साक्ष्य, दवात का साक्ष्य, मलेरिया का साक्ष्य, सब कहां से मिलता है, मोहनजोदड़ो से। ठीक, तो इसी तरह आप सभी लोग उत्तर देते रहें। आसमा जी भी जुड़ चुकी हैं। चलिए भाई, आपका भी उत्तर है, वेरी गुड वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में पकी ईंटों से निर्मित विशालतम संरचना कौन सी थी। लो भाई, क्वेश्चन आउट कर दिया हूं, 1 मिनट पहले क्वेश्चन आउट कर दिया। सबका क्षेत्र लिख देता हूं, कौन कितना बड़ा था। लोथल का डॉकयार्ड था 214 गुणे 36 मीटर, 214 गुणे 36 मीटर। अन्नागार की बात कर लेते हैं, तो अन्नागार 50 गुणे 27 मीटर होगा। अन्नागार कितना हो जाएगा, 50 गुणा 27 मीटर का आपको मिल जाएगा। सॉरी, हाँ, अन्नागार 50 गुणा 27 मीटर का मिलेगा। ये क्या है, ये अन्नागार है। सभागार की बात हम लोग कर लेंगे, तो सभागार क्या था, 27 गुणे 27 मीटर का, 27 गुणे 27 मीटर का। और विशाल स्नानागार की बात कर लेते हैं, तो ये लगभग 14.88, 14.5 मान सकते हैं, 14.88 गुणे 7.01 गुणे 2.43 मीटर का था ये। तो अब इनमें सबसे बड़ी जो संरचना है, आप ध्यान करके गुणा करके देख सकते हैं, 214 गुणे 36 अपने आप में बहुत बड़ी संरचना है। ठीक है, 214 गुणे 36, तो क्या हो जाएगा, विशाल स्नानागार कैसे होगा, अब आप बताओ विशाल स्नानागार कैसे होगा। गुणा करके देखो तो भाई, गुणा करके देखो, हम इसको 15 मान लेते हैं, 14 को 15 मान लेते हैं, इसको 7 और इसको 3 मान लेते हैं। तो चलो 15 सत्ते 135, 15 छक्का 90, 15 कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90 और 15 सत्ते 105, यही होगा ना, 15 सत्ते 105 और गुणे 3, तो 105 कितना हो जाएगा, 105 गुणे 3, तो भैया ये 315 हो जाएगा। और ये 214 अकेले यहां बन रहा है, ये संपूर्ण 315 घन मीटर बन रहा है। उत्तर क्या होगा, ध्यान दीजिए। किट्टू सिंह नमस्ते भाई, नमस्ते। तो क्या हो जाएगा उत्तर भैया, इसका बनेगा आपका ए इज द राइट आंसर। ठीक, ए इज, हाँ ए होगा, अशोक जी ने भी लिखा। तो सभी लोग जो है क्या होगा, ए होगा, सबका उत्तर क्या होगा, ए होगा। वकील साहब जोड़ तोड़ लगाइए इसमें। देखिए, मुझे बड़ा आनंद आता है, बड़ी खुशी होती है जब मेरे पुराने छात्र मुझसे जुड़ते हैं और किसी एक प्रतिष्ठित पद के साथ जब जुड़ते हैं तो और भी अच्छा लगता है। चलिए और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे तथा उसको उपयोग में लाते थे। हड़प्पा के निवासियों को तांबा व कांस्य का कोई ज्ञान नहीं था और मानक हड़प्पा मुद्रा मिट्टी की बनी होती थी। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं। अब जरा इसको देखिए, इस प्रश्न को देखिए भाई, बहुत बहुत स्वागत है। मेरी क्लास अगर उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र का में बैठा हुआ कोई व्यक्ति देख रहा है तो ये मेरे लिए भाई और मेरे संस्थान के लिए एक गौरव की बात है, क्योंकि हम
इंटर स्टेट वाले हो गए हैं, दूसरे स्टेट से लोग देख रहे हैं, इसके लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ठीक, 19 का क्या होने वाला है उत्तर, जल्दी से आप सभी लोग बताइए। हाँ, मोहनजोदड़ो का आप देखेंगे क्वेश्चन क्या था, मोहनजोदड़ो का था क्या, देखें संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता था, ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता था। ठीक है, हाँ बताइए आप सभी लोग। अशोक शर्मा जी आप आगरा से हैं, बहुत अच्छी बात है भाई, अगर आप आगरा से हैं तो बड़ी अच्छी बात है। और संजू जी का जुड़ने के लिए मुंबई से बहुत बहुत धन्यवाद। और ये शिक्षा एक ऐसी विधा है, चाहे कोई लंदन में बैठा हो चाहे कैलिफोर्निया में बैठा हो, अगर उसे अध्ययन करना है अपनी मातृभाषा अपनी व्यवस्था के साथ और अपने लक्ष्यों को पूरा करना है तो कहीं से भी जुड़कर कार्य कर सकता है। सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। इस प्रश्न को जरा देखें, हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे तथा उसको उपयोग में लाते थे, यह कथन बिल्कुल सत्य है। हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे तो विदेशी जो अन्य सभ्यता के लोग थे, जैसे दिलमुन वाले, माकन वाले, दिलमुन का मतलब महरीन है, माकन का मतलब ओमान है, मेसोपोटामिया के लोग, वहां एक बड़ा व्यापारिक नगर था उर नगर, मिस्र के लोग इसको सिंडन कहा करते थे। कपास को क्या कहते थे, कपास को सिंडन कहा करते थे। तो ये लोग कपास उगाते थे, भैया अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है। इसी कारण आपने देखा सूती वस्त्र का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिल रहा है। अरे भाई आप नवाबों के शहर लखनऊ से हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं नवाबों के शहर लखनऊ से बड़ा संबंध रखता हूं, मेरा रिसर्च टॉपिक पीएचडी का वहीं से है, उस पर मैं काम कर रहा हूं। अदब तमीज और तहजीब का शहर लखनऊ है ना। और हड़प्पा के निवासियों को तांबा तथा कांस्य का ज्ञान नहीं था, कौन झूठा आदमी लिख दिया भाई, इसी पे तो सब डिपेंड थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग इसी पर तो डिपेंड थे। तांबा और टिन मिलाकर ये कांसा बनाते थे, धातु कर्म जानते थे, तो ये कथन हो गया गलत। मानक हड़प्पा मुद्रा मिट्टी की बनी थी, नहीं भाई मिट्टी की नहीं बल्कि सेल खड़ी की बनी थी। किसकी बनी थी, सेल खड़ी की बनी थी। सिर्फ एक सही है, केवल एक सही है, ये दोनों तथ्य गलत हैं। तो आपका जहां भी दो आ जाता आप सीधे काट सकते थे, दूसरा जब गलत था इसको काट दो, इसको काट दो, इसको काट दो, बचा क्या, एक। एलिमिनेशन मेथड लगाकर भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, एक। ठीक, तो आपका उत्तर क्या हो गया, ये बी कौन उत्तर दे रहा है भाई, ए तथा दो, कैसे गलत, यहां इतना लंबा, ये तो ब्लंडर हो जाएगा, फिर ये तो बिल्कुल ब्लंडर हो जाएगा। पूरी हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा जाता है, ताम्रयुगीन सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। और आप लिखा है इनको कोई ज्ञान नहीं था, यह बात गलत है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि। मुख्य व्यवसाय की बात पूछी जा रही है, मुख्य व्यवसाय क्या था। चलिए भाई, जिन व्यक्तियों के पास इतने अच्छे अच्छे शुभचिंतक हों उसको फिर चिंता करने की क्या जरूरत, महाराष्ट्र क्या दुबई से लोग अब जुड़ेंगे, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि। अब ये देखिए, वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन जो था वो दो चीजों पर बिल्कुल स्थिर था। एक स्थिर रहने वाली चीज तो कृषि थी, दूसरा क्या था, दूसरा व्यापार था। पशुपालन इनका गौड़ व्यवसाय था, वास्तव में पशुपालन इनका गौड़ व्यवसाय था। तो व्यापार की दृष्टि से इनका देखा जाए, इनकी पूरी अर्थव्यवस्था जो क्या थे, मुख्य व्यवसाय क्या था, मुख्य व्यवसाय व्यापार और कृषि दोनों मिलाकर था, व्यापार और कृषि दोनों मिलाकर था। लेकिन यहां ऑप्शन में पहले नंबर पर क्या है, व्यापार दिख रहा है, तो हमें व्यापार को लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए बड़ा विशेष साक्ष्य हमको मिलता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता में एक नगर था जिसका नाम था उर, और मेसोपोटामिया का एक कोई शासक वर्ग का व्यक्ति था जिसका नाम था सारगोन। सारगोन का एक लेख मिला, उस लेख में उसने बताया कि उर नगर के व्यापारी दिलमुन, माकन और मेलुहा से व्यापार किया करते थे। ठीक ठीक, तो क्या था, सीधे सीधे इसने क्या कहा, उसने कहा
उर नगर के व्यापारी दिलमुन, माखन और मेलुहा से व्यापार किया करते थे। अब आपको मैं एक मैप के माध्यम से थोड़ा सा सिखाने का प्रयास करता हूं, सॉरी, और एक मैप का बनाऊंगा मैं यहां पर छोटा सा, और उस मैप से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ये है हमारा प्यारा भारत। इसका हिस्सा तो मैं छोटा नहीं होने देने सकता किसी भी कारण से, चाहे जितना बड़ा करना पड़े मैं कर दूंगा। और ये है आपका खाड़ी वाला एरिया, और ये आपका फिर इधर अफ्रीका वाला पार्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अफ्रीका वाला पार्ट। यहां पर एक स्थान है जिसको माकन कहा गया है। माकन का मतलब वर्तमान ओमान। ओमान की राजधानी है मस्कट। यहां पर एक स्थान है जिसका नाम है बहरीन। बहरीन, बहरीन को कहा गया था दिलमुन। क्या कहा गया? दिलमुन। और ये जो लोथल वाला एरिया था इसको कहा गया था मेलुहा। मेलुहा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित था। तो क्या हो जाएगा? दिलमुन, माकन और मेलुहा। यहाँ के लोग अपने समुद्री व्यापार माकन तक करते थे, यहां रुकते थे, यहां से आते थे बहरीन आते थे, बहरीन के बाद यहां से होके सिर्फ इधर मिस्र वगैरह में, फिर और इस तरफ आके कहां व्यापार करते थे? मेसोपोटामिया में। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? ये आप देख लीजिए, अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से यहां का व्यापार हुआ करता था। और अभी एडवोकेट साहब ने लिखा कि व्यापार जो है और कृषि कार्य जो है वो भी व्यापार से ही के लिए किया जाता था। तो बिल्कुल सही तथ्य है, ठीक है, बिल्कुल सही तथ्य है। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या है? सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सेम वही क्वेश्चन है। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। भाई अर्थव्यवस्था की ताकत क्या होती है? मुद्रा। मुद्रा, उस समय की मुद्रा जो थी वो मुद्रा में ये लोग आगे थे, इनके पास मुहरें थी, इनके पास धन था, इनका व्यापारिक गतिविधि बड़ी अच्छी थी। और मुद्रा का मतलब क्या होता है? वित्तीय संपत्ति से। किससे? वित्तीय संपत्ति। और वित्तीय संपत्ति सबसे ज्यादा कहां है? व्यापार में है। तो कहां से? सीधा इसका उत्तर आपका बन जाएगा व्यापार। इसका भी आराम से आप उत्तर दे सकते हैं, व्यापार, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। सामान्य रूप से हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मुख्य कृषि सत्र कब से कब तक था? भैया इस प्रश्न में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इस प्रश्न में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा भैया। और अगर आपने दिमाग नहीं लगाया तो ये इस प्रश्न का जवाब आप कोई भी नहीं दे सकता। 22वें, हाँ ठीक है, 21वें का तो हो गया, 22वें प्रश्न का जवाब आप सभी लोग दीजिए। और 22वें प्रश्न में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आपसे पूछा जाएगा, इस प्रश्न में कॉन्सेप्ट छिपा है, कृषि सत्र कब से कब? तो हड़प्पा निवासियों का मुख्य फसल क्या था? सबसे पहले मुख्य फसल लिखेंगे। हड़प्पा निवासियों का मुख्य फसल क्या था? इनका मुख्य फसल क्या था भैया? सबसे पहले लिखेंगे इनकी मुख्य फसल। तो मुख्य फसल इनका क्या था? जौ और गेहूं। गेहूं पहले लिखेंगे, गेहूं, जौ, मटर, सरसों, चना। अब जितने किसान वर्ग के लोग जुड़े होंगे उनके दिमाग में आ गया होगा कि किस फसल की बात की जा रही है। ये इनके मुख्य फसलें थी। ये रबी की फसलें हैं। कैसी फसलें हैं? ये तो रबी की फसलें हैं, बिल्कुल। तो रबी की फसलें कब से कब होती हैं? गेहूं, जौ, सरसों रबी की फसल है। रबी की फसल कब उगाई जाती है? रबी की फसल नवंबर में इसकी बुआई होती है। शीतोष्ण कटिबंध का ये सब उपज होते हैं। इनको शुरुआत में ठंडी चाहिए और मध्यम, इसके बाद गर्मी, और पकते समय बिल्कुल गर्मी। तो गेहूं की बुआई नवंबर में होती है, जौ की बुआई नवंबर दिसंबर के पास होती है, मटर की भी बुआई इसी समय, सरसों, गेहूं में सरसों तो मिश्रित बोया जाता है, चना और सरसों मिश्रित बोया जाता है। तो नवंबर से अप्रैल तक इनकी विशेष बुआई हुआ करती थी, ठीक, विशेष बुआई। यहां विशेष बुआई जो है, अरे भैया प्रेम वर्मा, अक्टूबर से मई लगभग, लेकिन भाई नवंबर से अप्रैल आपका विशेष ऑप्शन यही मिल रहा है और यही होता भी है ना, नवंबर से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। तो मुख्य फसल क्या है इसका? यहां गेहूं और जौ के रूप में मिल रहा है, ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के मुख्य साधन निम्नलिखित में से क्या थे? नहर था, नदी था, कुआं था या तालाब था? तो अब यहां पर मुख्य की बात की जा रही है। यहां पर
मुख्य की बात की जा रही है, जरा समझिएगा आप सभी लोग। हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के मुख्य साधन निम्नलिखित में से क्या थे? नहर की बात अगर करेंगे तो ये अल्प क्षेत्र था, बिल्कुल अल्प क्षेत्र। ये एक स्थान सिंधु घाटी सभ्यता का शायद आप लोगों ने नाम ना सुना हो, सोरतुघई। ये नाम कितने लोगों ने सुना है मुझे जल्दी से बताइए। सोरतुघई जो है, सोरतुघई ये, और एक स्थान है मुंडीगाक। एक स्थान क्या है? मुंडीगाक। ये दोनों स्थल अफगानिस्तान में है। ये दोनों स्थल कहां है? ये वर्तमान अफगानिस्तान में है। तो यहां क्या है? अफगानिस्तान में है। यहां पर आप पाएंगे कि ये जो स्थल है सोरतुघई, यहां से नहर का साक्ष्य मिला है। क्या मिला है? नहर का साक्ष्य मिला है और पटुए का साक्ष्य मिला है। लेकिन मुख्य पूछा जा रहा है, मुख्य साधन। नदी के किनारे तो लोग थे, लेकिन विशेष रूप से सिंचाई का साधन नहीं हो पा रहा था नदियों से। सबसे बड़ा सिंचाई का साधन क्या था? सबसे बड़ा सिंचाई का साधन इनका क्या था? तालाब था। समझने का प्रयास कीजिएगा, क्या था? तालाब। नहर नहीं, नहीं आकांक्षा यादव जी, नहर नहीं, बिल्कुल नहर नहीं, नहर एकदम से नहीं। नहर का बस एकमात्र साक्ष्य सोरतुघई से मिलता है, वो अफगानिस्तान में है। लेकिन मूल हड़प्पा सभ्यता में तालाबों से सिंचाई होती थी। धौलावीरा में मैंने आपको बताया 16-17 तालाब, बार बार मैं बता रहा हूं, है ना। हाँ, तो डी हो जाएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी अपने खेतों को हलों से जोता करते थे, जिसका निर्माण किससे किया जाता था? तांबे से, कांसे से, लोहे से, लकड़ी से। भाई लोहा हड़प्पा सभ्यता में जहां दिख जाए पहले उसको आंख मूंद के काट दो, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की तिथि देखी जाए तो 2500 से 1700 बीसी के आसपास। और लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिल रहा है? अतरंजी खेड़ा से मिल रहा है, मेरठ के बगल में है। अतरंजी खेड़ा से मिल रहा है 700 बीसी में, 700 ईसा पूर्व के करीब। तो कैसे हो पाएगा? बात है 1000 साल का अंतर पड़ रहा है। लोहा काट दो। तांबे से या कांसे से, तो देखिए कांसा जो इनका था बड़ा उपयुक्त साधन था। ये किसको मिलाते थे? तांबे को, ठीक है। ये तांबे को प्लस टिन को मिलाकर मिश्र धातु तैयार करते थे, वो क्या था? कांसा। और कांसे की नर्तकी, कांसे का हल, कांसे की कुल्हाड़ी, कांसे से तमाम यांत्रिक कार्य करते थे ये लोग। तो कांसा सबसे मुख्य रूप से था। क्या था? कांसा सबसे मुख्य रूप से था। चलिए भाई, अन्य लोग उत्तर देते रहें, और आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सभी लोग उत्तर देते रहें। 24 का सी हो गया। अब आज के सेशन का अंतिम सवाल, वह कौन सा हड़प्पाई पुरा स्थल है जहां के प्रारंभिक हड़प्पाई स्तरों में एक ही खेत में 2 फसलों के साथ साथ उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ? कई बार इसी बीच बता चुका हूं, कई बार इसी बीच आप लोगों को बता चुका हूं, तो जल्दी से बताइए। रोहित यादव जी, राधे राधे भैया। और आप राधे राधे तो उस समय कर रहे हैं, राधे राधे जब हम यहां से बाय बाय करने वाले हैं। एक क्वेश्चन बचा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। वही गाना याद आ रहा है कि बड़ी देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बड़ी देर कर दी। कोई बात नहीं है, स्वागत है आपका भी। प्रश्न का उत्तर दें। देखिए सीधा सा उत्तर आप सभी लोगों को 2-3 बार बता दिया हूं इसी सेशन में, पढ़ाते पढ़ाते 2-3 बार बता दिया हूं भैया। क्या हो जाएगा? यह है कालीबंगा। कालीबंगा से सरसों, किसके? सरसों एवं चने के मिश्रित खेती का साक्ष्य मिल रहा है। सरसों एवं चने की मिश्रित खेती का साक्ष्य मिल रहा है। सरसों एवं चने की मिश्रित खेती का साक्ष्य कहां से मिल रहा है? कालीबंगन से। हजूर आते आते बहुत देर कर दी। हाँ, गाना पुराना है। खैर, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े रहे, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है।